डॉक्टर सुधा त्रिवेदी जी की लिखी कहानी करजोरी। आइए सुनते हैं। जनकधारी सिंह महंत जी की चिंता को समझते हैं। अपने कुल की शरणागत किसी दूर के रिश्ते की पथ भ्रमित कन्या को प्राप्त इस वरदान को जब बरसों पहले मुंह अंधेरी सुबह में महंत जी ने जनकधारी को सौंपा था, तब थर थराती आवाज में बस इतना ही कह पाए थे, इसे अपनी बेटी समझना। जनकधारी सिंह तो लगभग अब इस बात को भूल ही चुके थे कि करजोरी उनकी अपनी कन्या नहीं है। करजोरी ब्याह कर ससुराल आ गई। यहां महंत जी की आशंका सच निकली। करजोरी की सौतेली सास के आगे उसकी अपनी सास की एक न चलती थी। सास की ही क्यों, किसी की नहीं चलती थी। करजोरी के ससुर तो उसके आगे भीगी बिल्ली बने रहते थे, और करजोरी के पति अवध बिहारी सिंह, वे तो सौतेली मां से इतना डरते थे कि वह न चाहें तो भूखे रह जाते, मगर सौतेली मां की मर्जी भांपे बिना खाना तक नहीं मांग सकते थे। असल में अवध बिहारी को अपने पिता की दयनीय स्थिति का एहसास था। अपनी किसी हरकत से वे पिता के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहते थे। ऐसे में करजोरी की स्थिति भी घर में कमजोर ही रही। बड़े पिता की इकलौती कन्या करजोरी को यहाँ अपनी हर जरूरत के लिए सौतेली सास का मुंह तक्का होकर रहना पड़ रहा था। वह स्वभाव से सहनशील थी, लेकिन सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। जब यह सीमा पार हो जाती, तब वह अवध बिहारी के सामने इतना भर ही कह पाती, आप तो पिता की संपत्ति का मोह त्याग कर अपने बूते पर कोई काम करें ना। मैं आपके साथ सूखी रोटी खाकर भी प्रसन्न रह लूंगी। तानों में सनी चुपड़ी रोटी से तो वह लाख दर्जे अच्छी ही होगी। वैसे भी छोटी माँ हमें संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं लेने देंगी, बता देती हूँ आपको। उनको हमसे चिढ़ ही इसलिए है कि हम उनके बेटे के हिस्सेदार हैं। पिताजी से इसी बात पर झगड़ा किया करती हैं कि वे सब कुछ उनके बेटे के नाम पर लिख दें। सचमुच एक दिन इस बात पर जोरदार झगड़ा हुआ। अवध बिहारी की विमाता ने अपनी जिद में खाना पीना त्याग कर अपने को कमरे में बंद कर लिया। अवध बिहारी का धैर्य भी अब चुक गया था। उसने पिता से कभी ऊंची आवाज में बात तक न की थी, लेकिन उस दिन वह कह बैठा, आप छोटी माँ की बात ही मानिए, मेरी चिंता ना करिए। आपने जो शिक्षा दिलाई है उसके बल पर अपना पेट तो पाल ही सकता हूं। यह कहते हुए वह तीर की तरह घर से निकल पड़ा। उन्हें बाहर जाते देखकर करजोरी भी उसके पीछे लपकी। अवध बिहारी ने उसे लाख मना किया कि पहले वह अपने रहने की तो कोई जुगत कर ले, पीछे उसे ले जाएगा, मगर करजोरी नहीं मानी। उनके साथ ही चल दी। न कोई सामान न कोई ठिकाना, कहाँ जाना है यह तय किए बिना दोनों आवेश में निकल पड़े। नासिक में अवध बिहारी के एक सहपाठी रहते थे, पवन। उन्हीं के यहां पहुंचकर उन्होंने काम की तलाश शुरू की। उस समय पहली प्राथमिकता आजीविका की थी, इसलिए जो काम मिल गया उसी में कुशल जानकर पकड़ लिया। जेब में जितने रुपए घर से चलते समय पड़े थे, उन्हीं से मित्र की मदद से अपने लिए एक झोपड़ी नुमा मकान देखा और अपनी गृहस्थी बसा ली। मजे की बात यह थी कि करजोरी इस अल्प सुविधा वाले घर में ससुराल के महल नुमा मकान से अधिक प्रसन्न रहती थी। वह इस घर में मालकिन जो थी, और उससे बढ़कर अवध बिहारी काम से लौटने के बाद पूरी तरह उसके थे। वह नासिक से आने के बाद चहकने लगी थी, उसका रूप भी निखर आया था। एक दिन की बात है, अवध बिहारी सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि करजोरी रसोई में प्याज काटते हुए आंसू पूंछ रही है। आंसू चाहे कटे प्याज के कारण निकल रहे हो, लेकिन यह दृश्य देखकर उन्हें अपने ऊपर ग्लानि भी हुई और क्रोध भी आया। इस बड़े घर की बेटी को कोई सुख न दे सके, उल्टा उसकी वजह से वह दुख उठा रही है। इस वजह से दिन भर उनकी तबीयत कुछ उचटी सी रही। काम से जल्दी लौट आए। लौटने पर उन्हें अपनी कोठरी से हंसने की आवाज सुनाई दी। अंदर जाने पर देखा कि करजोरी अपने मायके के उसी व्यक्ति से बातें कर रही है जो उन्हें एक दिन बाजार में मिला था। उस दिन सपत्नीक था। बाजार में करजोरी को देखकर वह कितना प्रसन्न हो गया था। पत्नी से परिचित कराते हुए उसने कहा था, यही है करजोरी। जैसे पहले भी पति पत्नी के बीच करजोरी की चर्चा होती रही हो। पता चला कि वह करजोरी का उत्पाती सहपाठी था। उसके अत्यंत खुराफाती स्वभाव के कारण सभी उन्हें 10 मुरिया लंकेश कहते थे। करजोरी ने बताया तो सभी ठठाकर हंस पड़े थे। फिर लंकेश ने जरा झेंपते हुए कहा था, बचपन की बातें थी, अब तो सुधरकर पक्का गृहस्थ बन गया हूं। बचपन में हुई नादानियों के लिए अब तो माफी मिल जानी चाहिए कि नहीं? और माफी की तस्दीक तब होगी जब तुम लोग सभी मेरे घर आओगे। लंकेश सपरिवार नासिक में ही रहता था। उसके पिता का यहाँ पहले ही फैला हुआ कारोबार था। अब जब वह विदेश से नए ज्ञान अनुसंधान ले आया
तो उसके बल पर और नए व्यापार खड़े कर लिए। आज वह देश का सुप्रतिष्ठित कारोबारी बन चुका था। उसके व्यवहार में भी बदलाव आ गया था। उसके बदले व्यवहार से करजोरी को लगा कि सचमुच उसकी पहले की गई खुराफातें सब बचपने की बात थीं। अब लंकेश सदगृहस्थ हो गया है। करजोरी को यह न मालूम था कि महंत जी ने कभी लंकेश का मन पहचान कर उसके और लंकेश की परिणय की बात भी चलाई थी। एक दिन उनके विशेष आग्रह पर करजोरी और अवध बिहारी उनके घर गए। उनकी सुखी गृहस्थी देखकर करजोरी के मन में एक कसक उठी। मंदिरा कितनी सुखी है, वैभव उसके कदम चूमता है, सास तल हथियों पर रखती है, साम्राज्य है वह इस परिवार की। एक वह है, पति के लिए सब त्याग कर आई। उसी पति को उसकी कोई चिंता नहीं। आज वही महाशय घर पधारे अकेले। उन्हीं की किसी बात पर करजोरी हंस रही थी। वैसे तो अवध बिहारी को अभावों में भी प्रसन्न रहने के करजोरी के इस गुण पर प्रसन्न होना चाहिए था, मगर जाने क्यों उनका चेहरा उतर आया। उन्हें आजकल करजोरी के हरदम प्रसन्न रहने का भी इस तरह ध्यान आया जैसे कोई रहस्य मालूम हो रहा हो। करजोरी ने जो उनका मुंह उतरा हुआ देखा तो उसे बात थोड़ी समझ में आई। उसने चेहरा गंभीर बना लिया। इससे अवध बिहारी के आगे रहस्य जैसे थोड़ा और खुला। उस रात पति पत्नी में कोई बात न हुई। स्त्री सोचती थी, मैं इनको पाकर झोपड़ी को महल समझे बैठी हूं, लेकिन इन्हें इन्हें मेरा विश्वास ही नहीं। और पुरुष सोचता था, झूठ मूठ प्रेम का बहाना बनाकर मेरे पीछे चली आई। वास्तविकता तो यह है कि इसे स्वच्छंदता प्रिय है। उस दिन अवध बिहारी के मन में पड़ा यह संदेह का बीज फिर कभी न मुरझाया, बल्कि अभाव के गोबर रूपी खाद से बीच बीच में और अधिक अंकुरित ही होता रहा। करजोरी जितना ही उससे प्रेम की आकांक्षा दिखाती, वे उसे नाटक समझकर उसकी अवहेलना ही करते जाते। एक तो अभावों से आहत, ऊपर से पति का उखड़ा व्यवहार। करजोरी का मन व्यथित हुआ था, लेकिन फिर भी उसने सोच लिया था कि वह आगे अब मंदिरा या उसके पति से कभी नहीं मिलेगी। अपनी तरफ से उसने अपना संकल्प निभाया भी, लेकिन न जाने वह संयोग था या कुछ और कि वह जब भी कभी किसी काम से बाहर निकलती उसे लंकेश मिल ही जाता। वह कन्नी काट कर निकलने की भी कोशिश करती तो वह जैसे रास्ता रोककर बातें करने लगता। अब तो वह उसकी अभावग्रस्त जिंदगी पर भी कुछ कहने का साहस करने लगा था। वह यह तक कहने का साहस करने लगा था कि करजोरी को इस अवस्था में वह देख नहीं सकता। इस अप्रिय स्थिति से बचने के लिए करजोरी ने अब लगभग घर से निकलना ही बंद कर दिया था। एक आध बार अपने कमरे की खिड़की से उसने लंकेश को अपने घर के आसपास 2-3 बार चक्कर लगाते हुए भी देखा, लेकिन यह बात उसने पति को नहीं बताई। व्यर्थ में शंका बढ़ाकर क्लेश को न्योता देने से क्या लाभ। अवध बिहारी लगातार नौकरियों के लिए आवेदन दे रहे थे, लेकिन अब तक उन्हें अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता के अनुरूप कोई अच्छी जगह नौकरी नहीं मिली थी। जिस जगह भी वो काम कर रहे थे वहां की तनख्वाह से गृहस्थी के खर्चे पूरे नहीं पड़ते थे। कभी कभी तो महीने का अंत आने से पहले ही फाका कशी की नौबत आ जाती थी। करजोरी पति को खिलाकर भेज देती और एकाध शाम खुद भूखी ही रह जाती। एक दिन तो ऐसा भी आया कि घर में शाम का खाना बनाने के लिए कुछ भी न था। करजोरी हार कर पास की दुकान से उधार लेने गई। इतने दिनों में दुकानदार से थोड़ा परिचय हो गया था, फिर भी उसे बहुत संकोच हो रहा था। जिस समय वह उधार ले रही थी उसी समय लंकेश वहां आ पहुंचा। वह जैसे करजोरी के बाहर निकलने की प्रतीक्षा ही कर रहा था। उसे देखते ही करजोरी ग्लानि से भर उठी और बिना कुछ लिए ही वापस आ गई। थोड़ी ही देर बाद लंकेश भी पहुंच गया और दरवाजा खोलने की मिन्नतें करने लगा। शोर से अगल बगल के लोगों के बीच कोई तमाशा न बन जाए, यह सोचकर करजोरी ने दरवाजा खोल दिया। लंकेश के हाथ में घर की जरूरत की बहुत सारी चीजें थी। उन्हें वहीं पास पड़े टेबल पर रखते हुए उसने करजोरी से कहा, मुझे देखते ही भाग क्यों आई? करजोरी ने तल्खी से साफ जवाब दिया, इन्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं सबसे बोलती फिरूं। लंकेश, सब में और मुझ में कोई अंतर नहीं है क्या? मैं तुम्हारी मायके का हूं, तुम्हारा सहपाठी हूं। तुम्हारे दुख सुख से मेरा वास्ता है करजोरी? नहीं, मेरे दुख सुख से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। और यह जो दया का सामान उठा ले आए हो ना तुम, उसे उठा के ले जाओ। हमें तुम्हारी दया की कोई आवश्यकता नहीं। सहायता ही लेनी होगी तो अपने पिता से नहीं ले लूंगी? लंकेश, वही तो मैं पूछता हूं कि इतनी तकलीफें उठाने की क्या जरूरत है? जब तक सब सही नहीं हो जाता
तब तक तुम्हारे पिताजी से सहायता लेने में हर्जा क्या है? वे कोई पराये तो नहीं है। करजोरी ने जवाब दिया, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। मुझे क्या करना है और क्या नहीं मैं खुद सोच सकती हूँ। अब उठाइए अपनी भीख और लीजिए अपना रास्ता। भीख? क्या कायदे से बात करना भी भूल चुकी हो करजोरी? तुम्हारी तलखी बताती है कि तुम कितनी परेशान हो। जिद छोड़ो और चलो मेरे साथ। तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊं। अब अवध जी से कोई अच्छी नौकरी हो जाए और वे तुम्हारे लायक रहने का प्रबंध कर लें तो लौट आना। मैं विपत्ति में पिता के घर हरगिज न जाऊंगी। जब सब ठीक हो जाएगा तभी जाऊंगी। और अभी कौन सी तकलीफ है मुझे? दुनिया में धन तो कम ज्यादा होता रहता है, उसे दुख कहते हैं। लंकेश, जब इसे सुख ही कहते हैं तो फिर तुम्हारे सिद्धांत से भी देखें तो सुख में पिता के घर जाने में कोई हर्ज की बात तो नहीं है। तो चलो, हम और मंदिरा कल निकल रहे हैं नानी को देखने। तुम्हें भी साथ लेते चलेंगे। कहो तो अवध जी से बात करूं? करजोरी ने बिगड़ कर कहा, उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगी। अब जाओ यहां से और यह सारा सामान भी उठाते ले जाओ। लंकेश ने बड़ी बेबसी के भाव से करजोरी को देखकर जवाब दिया, ऐसा क्या बिगाड़ा है मैंने कि धकिया रही हो? जा रहा हूं। करजोरी ने सामान उठाते हुए कहा, सामान तो लेते जाओ। लंकेश ने अपने पीछे धड़ाम से दरवाजा बंद करते हुए कहा, फेंक दो, और अपनी लंबी गाड़ी स्टार्ट कर दी। उधर से असमय ही अवध बिहारी आ रहा था। उसने टेबल पर रखा ढेर सारा सामान देखा। अनमने अनजाने से एक बिस्किट का डिब्बा उठाकर उसे देखता रहा, फिर चुपचाप उसे टेबल पर रखकर घर से बाहर निकल गया। पूरा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई, अवध बिहारी न लौटा। करजोरी आशंकाओं में डूबती उतरती बैठी रही। सुबह से उसके पेट में अन्न का एक दाना भी न गया था। इसी हालत में न जाने कब उसकी आंख लग गई कि दरवाजे पर हुई आहट से उसकी नींद खुली। अवध बिहारी के सिवा इस समय और कौन हो सकता है? फिर भी उसने सुरक्षा के लिहाज से पूछा, कौन? उधर से अवध बिहारी का व्यंग बाण छूटा, इस समय मेरे अलावा तो और कोई नहीं। और अंदर आकर बिना कुछ बोले मुंह लपेट कर पड़ गया। व्यंग बाण से घायल करजोरी ने एक बार फिर प्रेम की ढीली डोर को कसने की कोशिश की। दोपहर से कहाँ रहे? कुछ खाया तो होगा नहीं? रोटी बना दूं? अवध बिहारी ने विद्रुप से किंचित हंसकर कहा, मेरे भी कुछ मित्र हैं मालगोवा परोसने वाले, वहीं से छक्कर आ रहा हूं। आपको फिक्र का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। दिखावा? करजोरी दिखावा कर रही है? इस आदमी के साथ रण वन में भटक रही, वह दिखावा है? अपने सुखों का त्याग कर इसके प्रेम में मगन रही, वह दिखावा है? सुबह से अगर यह भूखा है तो मैंने कौन से 56 भोग उड़ा लिए हैं जो ताने दे रहा है? मुझे ताने दे रहा है मित्र का। यही कद्र है मेरे प्रेम और त्याग की। मंदिरा बुलाने आए तो उसके साथ सच मुझे कल पिता के घर चली जाऊं। इन्हें तो ऐसे भी कलंक लगाना है और वैसे भी। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अवध बिहारी पहले तो क्रुद्ध हुआ, लेकिन फिर सोती हुई उसकी उदास सूरत देखकर उसे करजोरी पर दया आ गई और अपने पर ही क्रोध आ गया। बेचारी उसकी वजह से ही तो इतनी तकलीफें उठा रही है। लगता है यह भी भूखी है, सो गई है, भूखी ही सोई होगी। बिना उसको खिलाए वह खाती ही कब है? अवध बिहारी सोच कर तो यह लौटे थे कि लौट कर दोपहर के व्यवहार के लिए क्षमा मांग लेंगे, और कहाँ फिर से जहर उगल बैठे। क्या हो जाता है उन्हें? यही सोचते सोचते उन्हें भी नींद आ गई। सुबह तड़के उठकर वे पवन के घर की ओर चले ताकि उसे कुछ आर्थिक मदद लेकर गृहस्थी का थोड़ा सामान ले आए। पवन ने मदद भी की और चाय पिलाने के बाद अपनी गाड़ी से घर तक छोड़ने भी आ गया। घर में ताला पड़ा था। अवध बिहारी को लगा कि उन्हें घर में न पाकर करजोरी उन्हें ढूंढने आसपास गई होगी, इसलिए वे कहीं और न जाकर कल की घटना की भरपाई करने की इच्छा से स्वयं ही रसोई बनाने बैठ गए। सोचा जब करजोरी आएगी तब उसे मनाकर खिलाएंगे। मगर 10 बजे तक भी करजोरी न लौटी। तब उन्हें चिंता हुई। वे उसे ढूंढने निकले। आसपास के किसी घर में उसका कोई पता न मिला। शाम हो आई, न करजोरी लौटी, न उसका कोई पता ही चला। अवध बिहारी के मन में एक हल्की सी आशंका हुई, कहीं लंकेश के घर तो नहीं गई। मन गवाही तो नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी झंझलाहट हुई। जाने दो, असली सोने की परख किए बिना किसी का मन गिलट हुई देख कर ललचाए तो कोई रोक सकता है क्या? फिर अगले ही क्षण इस विचार को खुद से असंभव समझकर अन्य तरह की आशंकाएं सर उठाने लगी। बहुत सोच विचार के बाद फिर पवन के पास जाकर सारी बात सुनाई। पवन को यह भी बताया कि करजोरी का एक सहपाठी इसी शहर में रहता है। हो ना हो
वहीं गई हो? पवन ने कहा। हो ना हो क्या, वहीं गई होंगी। दुखी स्त्री को मायके के भाई बंधु ही पहले याद आते हैं। तुम्हें तो सबसे पहले वहीं देखना चाहिए था। और फिर गाड़ी निकालकर दोनों लंकेश के घर की ओर चल पड़े। लेकिन वहां न लंकेश था न करजोरी। मंदिरा ने बताया कि लंकेश अपने ननिहाल गए हैं। वह भी जाने वाली थी साथ में, लेकिन माताजी की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण उसे यहीं रुक जाना पड़ा। जाने क्यों अवध बिहारी के मन में यह बात आई कि करजोरी भी लंकेश के साथ अपने पिता के घर चली गई है। लेकिन इस बात को उसने खुद ही अपने तर्कों से काटा। अगर पिता के घर जाना होता तो यूं चुपचाप तो न जाती। चुपचाप जाती भी तो लंकेश के साथ तो हरगिज न जाती, जिसने इतनी तकलीफों को सहकर भी लोकापवाद के डर से पिता के घर जाना मंजूर न किया। वह किसी और के साथ पिता के घर जाकर उनको असमंजस में कैसे डाल सकती है भला? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या करजोरी दुखों से ऊब कर लंकेश के साथ कहीं चली गई, कहीं और? ना ना ना, ऐसा वह नहीं कर सकती। पति के प्रति उसकी निष्ठा ही उसके अभावों का कारण है। फिर उसे निष्ठा को वहीं छोड़ दे, यह संभव नहीं है। तो क्या वह किसी आफत में पड़ गई है, किसी मुसीबत में है? यह सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पवन ने उन्हें ढांढस बंधाया और अपने घर चलने के लिए राजी कर लिया। अगले रोज वे करजोरी को ढूंढने उसके मायके जाएंगे। अगर वहां न मिली तब पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे। यह तय हुआ। अगली सुबह करजोरी के मायके के लिए निकलने से पहले दोनों ने सोचा कि क्यों न एक बार उसके डेरे की तरफ से होता चले। क्या पता कि वह वहां लौट आई हो। घर में तो ताला पड़ा था, लेकिन पास ही रहने वाले गरुड़ ध्वज से उनकी भेंट हो गई। उसी ने बताया कि कल सुबह उसने करजोरी को लंकेश की गाड़ी में बैठते हुए देखा था। अवध बिहारी और पवन दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठकर निकल गए। करजोरी अपने पिता के घर पर भी न मिली। वहां से लौटते समय अवध बिहारी जाने करजोरी के प्रेम में या उसके बिना बताए किसी के साथ चले जाने की ग्लानि और क्षोभ में फफक कर रोने लगे। किसी तरह उनके मित्र पवन ने उन्हें चुप कराया और करजोरी को तलाश करने का बीड़ा उठाया। उस दिन सुबह जब खिन्न मन से करजोरी मंदिरा के पास जाने के लिए निकली थी तो बाहर ही उसे लंकेश मिल गया था। वह अकेला था। उसने करजोरी को मायके जाने के लिए मनाकर बताया कि वे मंदिरा को साथ लेकर फिर उधर से ही ननिहाल की ओर निकलेंगे। रात की कड़वाहट के आवेश में करजोरी उनकी गाड़ी में बैठकर मायके चलने को तैयार तो हो गई थी, लेकिन रास्ते में उसने पाया कि गाड़ी लंकेश के घर की ओर न जाकर किसी और दिशा में जा रही है। पूछने पर पहले तो लंकेश ने कुछ बहाने बनाए, लेकिन जब गाड़ी बिल्कुल सुनसान हाईवे पर दौड़ने लगी तब करजोरी को लंकेश की दुष्टता का विश्वास हो गया। पहले तो उसने लंकेश को समझाने की बहुत कोशिशें की, मिन्नतें की, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। उल्टा वह करजोरी को ही समझाने की कोशिश करने लगा। क्यों दरिद्र अवध के साथ अपना जीवन बर्बाद कर रही हो करजोरी? करजोरी ने क्रोध में पूछा। मतलब तुम मुझे अगवा करके ले जा रहे हो? लंकेश ने भारी स्वर में कहा। नहीं, तुम्हारे प्रेम में पड़कर तुम्हें मुसीबत से निकाल कर ले जा रहा हूं। प्रेम में? प्रेम का मतलब यह होता है कि मुझसे धोखा करो, मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने लायक न छोड़ो। अगर जरा भी इंसानियत है तुम में तो मुझे वापस मेरे घर छोड़ दो या गाड़ी रोको, मैं खुद चली जाऊंगी। लंकेश बोला। जिद ना करो करजोरी, मैं तुम्हें कलंकित नहीं करने आया। तुम्हारे साथ विवाह करके तुम्हें सम्मान और सुख का जीवन देने आया हूं। यह दुनिया संपन्नों के हर दोष को भुला देती है। संसार की नजरों में संपन्नता सबसे बड़ा गुण है और दरिद्रता सबसे बड़ा दोष। करजोरी करजोरी क्रोध में भरकर बोली। अपनी नीच सोच को दुनिया की सोच क्यों बताते हो? तुम नीच हो यह तो मुझे अंदाजा था, लेकिन इतनी नीचता पर उतर आओगे, यह तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बगैर अगवा कर ले जाना, छी! तुम राक्षस हो, राक्षस। मंदिरा जैसी देवी स्त्री के संसर्ग में भी तुम जरा नहीं बदले लंकेश। मंदिरा का जब तुम्हारी इस हरकत को पता चलेगा ना उसको, तो उसे क्या जवाब दोगे? लंकेश, मंदिरा इतनी मूर्ख नहीं है। वह जानती है कि मेरे साथ इस दुनिया में उसका मान है, इसलिए मन मारकर वह मेरा निर्णय स्वीकार करेगी। देख लेना, थोड़ा अंदाजा तो उसे भी हो ही गया होगा। मंदिरा को तो मैं नहीं जानती लंकेश,
मगर इतना जरूर जानती हूं कि मेरे पति तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम मुझे चाहे 7 समंदर पार भी बंद करके रखोगे ना, तो भी वो मुझे ढूंढ ही लेंगे। फिर देखना तुम्हारी क्या गत बनाते हैं। लंकेश ने जोर का ठहाका लगाते हुए कहा, जो एक स्त्री को सुखी न रख सके वे नपुंसक क्या खाकर मुझे मारेंगे। करजोरी ने फुफकारते हुए कहा, तुम्हें अपनी मौत प्यारी है लगता है। अभी भी कहती हूं गाड़ी रोको, मुझे जाने दो, वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। कहते हुए उसने गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ने की चेष्टा की, लेकिन लंकेश ने अपने एक हाथ से उसका गला दबोचते हुए दूसरे हाथ से गाड़ी चलाना जारी रखा। करजोरी सहायता के लिए चिल्लाई, लेकिन उस सुनसान सड़क पर किसी ने उसकी आवाज न सुनी। वह गला दबाए जाने से या आगत की आशंका से बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब उसने स्वयं को किसी एक निर्जन टापू जैसी जगह पर कैद पाया। एक आध दासियां जो करजोरी को खाना देने आती थीं, उनके सिवाय यहां कोई ना आता था। एक आध बार 10 मुरिया जरूर आया करजोरी से मिलने। आंखों में मिन्नत, क्षमा प्रार्थना, प्रेम याचना के साथ स्वामित्व का मिला जुला भाव लिए उसकी आहट से भी करजोरी के मन में गहरी घृणा भर जाती थी। होश में आने के बाद उसने लंकेश की तरफ देखा भी नहीं। उधर रो धो चुकने के बाद अवध बिहारी को करजोरी की तलाश करने का ध्यान आया। यह तलाश करजोरी के प्रेम के कारण थी या कि पौरुष को लगी ठेस के कारण, करजोरी से या लंकेश से बदला लेने के कारण था, कहा नहीं जा सकता। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की। लंकेश को अपने यश, प्रतिष्ठा, पैसों से खरीदे पुलिस वालों और राजनीतिज्ञों पर बड़ा गुरूर था। उसने सपने में भी न सोचा था कि उसका कदाचार अवध बिहारी की नैतिक लड़ाई के आगे हार जाएगा। उसने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन उसकी एक न चली। करजोरी को जबरदस्ती उठाए जाने की खबर जनता के बीच फैल चुकी थी। शासन प्रशासन में जनता का क्षोभ सहने की ताब न थी। उन्हें अवध बिहारी के पक्ष में आना ही पड़ा। उन्होंने रात दिन एक करके करजोरी का पता लगा लिया। पुलिस ने चारों तरफ से उस घर को घेर लिया जिसमें करजोरी को कैद करके रखा गया था। लंकेश को सरेंडर करने की हिदायत दी गई। प्रेम में बार बार ठुकरा दिए जाने के बावजूद अभागे को प्राण रहते यह गवारा न था कि करजोरी को अवध बिहारी के पास लौट जाने दे। उसके लिए यह असह्य था। अपनी मौत सामने देखकर भी जाने किस जुनून या जिद में वह पुलिस पर ही गोलियां दागने लगा और एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। करजोरी दौड़ती हुई आकर अवध बिहारी से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। अवध बिहारी सुन्न जैसे खड़े रहे। प्रिया के हरण का बदला लेने के लिए जमीन आसमान एक कर देने वाला अवध बिहारी उसे देखकर काठ हो गया। बदला पुरुषार्थ था। जिसके लिए बदला लिया उसे अपनाने में उनका यही पुरुषत्व का अहम चट्टान बनकर खड़ा हो गया। करजोरी की ओर देखते तो उन्हें लंकेश का चेहरा दिखता। करजोरी को देखकर प्रेम की नदी उमड़ती और फिर उसमें लंकेश का चेहरा दिखाई पड़ते ही घृणा से भरकर मुंह फेर लेते। अवध बिहारी विक्षिप्त से हो उठे थे। इस बीच अवध बिहारी के पिता गुजर चुके थे। विधवा माताओं में सुलह हो चुकी थी। माताओं ने सारा हाल सुना और आग्रह करके दोनों को वापस घर बुला लिया। जिस समय करजोरी लंकेश के साथ घर से निकली थी वह गर्भवती थी। उसने जल्दी ही डॉक्टर से मिलने का सोचा था। यह भी सोचा था कि डॉक्टर से मिलने के बाद जब पूरी तरह पक्का हो जाएगा तभी यह खुशखबरी अवध बिहारी को देगी। अब सास के पास पहुंचने पर उन्हें सारी बात बताई। सास बहुत खुश हुई, लेकिन अवध बिहारी के मन में संदेह का जो विष बेल पनप रहा था वह उसे खुश नहीं होने देता था। पति ही क्यों, उसके गर्भ को लेकर ससुराल के कुछ और लोग भी कानाफूसी करते थे। करजोरी सबके सामने हंसती थी। अकेले में पति की अवहेलना पर आंसू बहाया करती थी। अपमान से आहत करजोरी के पिता जब उससे मिलने आए तो वह उनके साथ हो ली। मायके में ही इस बच्चे का जन्म हुआ है। तब से वह पिता और चाचा के साथ ही रहती आ रही है। और तुम्हारे पति? एक दिन अपने अंदर ही अंदर संदेह की आग में जलते हुए विक्षिप्तता से उन्होंने नदी में छलांग लगा दी। उन्हें मेरे प्रेम का विश्वास न रहा था। मर तो शायद वे तभी गए होंगे जब मेरे जाने की बात सुनी होगी। केवल उस अपमान का बदला लेने के लिए उनकी देह जीवित रही होगी। आंसू पोंछते हुए करजोरी ने बताया। करजोरी की इस पूरी व्यथा कथा को सुनकर
मुझे दुख तो बहुत हुआ, मगर इतना सा संतोष भी है कि आधुनिक युग में सीताएं आत्मनिर्भर बनकर खड़ी हो रही हैं। कम से कम इतनी तो नहीं हारी कि धरती में समाकर दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को दे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी करजोरी की? उम्मीद है पसंद आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही दिल छू जाने वाली कहानियाँ साहित्य के पिटारे से निकालकर बाहर। तब तक अपना और अपनों का दिल से, ईमानदारी से ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।